इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस हाई प्रोफाइल बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने एक्स हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन किया। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन था। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। मनोज पांडे ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने दावा किया कि माफिया या तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना रह गया है और जल्द ही देश और प्रदेश के हालात और भी बेहतर होंगे, सभी चीजें सामान्य होंगी। नमाज को लेकर दिए गए हालिया बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि यह सभी धर्मों पर लागू होता है कि सड़क पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो प्रशासनिक कार्रवाई संभव है। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो रायबरेली सिर्फ घूमने आते हैं और जब उनका मन उब जाता है तो वापस चले जाते। फिलहाल इस बयान के बाद अब राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है और विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डीजल पेट्रोल के दाम एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार बढ़े हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की नाकामी। अब विपक्ष का काम है कि केवल बुराई करना। आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस वैश्विक संकट से गुजर रहा है। जब दुनिया के 22-23 देशों में आज 50% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई हो, आज इस यूरोप के पूरे यूरोप की क्या स्थिति है, तब मैं तो धन्यवाद देता हूं कि 3 महीने से अधिक युद्ध का समय चल रहा है और मान लीजिए कि थोड़े दिन से ये विराम है, लेकिन विराम में भी क्या परिस्थितियां हैं ये पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 रुपए भी पेट्रोल और डीजल में कोई रेट नहीं बढ़ने दिया, लेकिन ये आज पूरा दुनिया जानती है। कच्चे तेल पर ही पेट्रोल और डीजल के रेट्स निर्धारित होते हैं। आज इसका धन्यवाद नहीं कोई दे रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी किस तरीके से भारत के 130 करोड़ लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को तो आत्ममंथन करना चाहिए, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। आज दुनिया के तमाम देश जब इस संकट में है तो भारत मजबूती से आज उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उस पर लगातार अड़ करके देश की जनता को सुविधाएं कम बोझ उसके ऊपर आए, इस पर काम कर रहा है। तो आज कुछ लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जिन्होंने जनता को कुछ नहीं दिया, वो इस तरीके की बात करते हैं, उनको सोचना चाहिए। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देश में एक बार फिर धार्मिक बयान को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें, मिल्लत के एक मौलाना के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि देश के सभी लोग मूल रूप से एक ही पहचान से जुड़े हैं और आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समुदायों को लेकर ऐतिहासिक रूप से पहचान और धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अलग अलग दावे किए गए हैं। इस बयान में यह भी कहा गया कि कई धार्मिक और सामाजिक समूहों को लेकर अलग अलग विचारधाराएं मौजूद है और कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों का भी जिक्र किया गया। बयान में आरएसएस पर भी आरोप लगाए गए, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद देश में एक बार फिर धार्मिक पहचान और विचारधारा को लेकर बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस विवादित बयान के बाद माहौल गर्मा गया है और अलग अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।
आज भी जिनको आप हिंदू कह रहे हैं जी क्या वो सब वाकई हिंदू हैं? उनको हिंदू बनाया जाता है आरएसएस की शाखा में। वो हिंदू हैं नहीं, न सिख हिंदू हैं, न बुद्धिस्ट हिंदू हैं, न दलित हिंदू हैं, न ओबीसी की अक्सरियत हिंदू है, न लिंगायत हिंदू हैं। तो अब मुसलमानों को पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेकर खुद इनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। और ये काम बाज़ पार्टियां सरगर्मी से कर रही हैं और मुझे ये खबर मिली है कि आने वाले दिनों में वो पार्टियां अपनी कोशिश के दायरे को बढ़ाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर एसडीपीआई जी वो इस मैदान में अपनी कोशिशों को बढ़ा रही है और वो गुज्जर कम्युनिटी को, जाट को, दलित को, ओबीसी को सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग की एक ऐसी कोशिश जो मुसलमानों के ज़रिए हो, उसके मजबूत होने में और पूरे मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन रास्ता यही है। और उस रास्ते तक पहुंचने के लिए जो कंप्रोमाइज़ रास्ते में करने चाहिए वो हर पॉलिटिकल पार्टी को करने चाहिए। यही एक रास्ता है। देखिए, जब पीक तक कोई चीज़ पहुंच जाती है जी तो फिर उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी का डिक्लाइन शुरू होने में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने आज जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका गया। ये विरोध प्रदर्शन अखिलेश यादव की गई कथित टिप्पणी से नाराज होकर किया गया। महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर ने किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय से जुलूस निकालते हुए आगे बढ़े और हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज कराया। जैसे ही मार्च आगे बढ़ा, पुलिस ने गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद वहीं पर पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सीमा राजभर ने मंत्री ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया और दोनों पक्षों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने की भी संभावना है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज के दौर में जहां ब्राह्मण समाज को लेकर तरह तरह की नकारात्मक बातें कही जाती हैं, फिल्मों और सोशल मीडिया में पंडितों की छवि को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। बॉलीवुड में पोगा पंडित और घुसखोर पंडित जैसे फिल्में बनाने से गुरेज नहीं करते। ऐसे में आजमगढ़ में सनातन परंपरा वाहक विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान समारोह आयोजित करके क्षत्रिय समाज ने एक मिसाल पेश की है। मां शारदा स्नातक महाविद्यालय शंभुपुर गहजे परिसर में सनातन संस्कृति के वाहक, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक विद्वान ब्राह्मणों के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह और प्रतिभोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने सदियों से सनातन संस्कृति, शिक्षा और समाज को दिशा देने का कार्य किया है। ऐसे में उनका सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार बढ़ोतरी होने से आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती कीमतों का असर अब पेट्रोल पंपों पर भी साफ दिखाई देने लगा है, जहां लोगों ने जरूरत के अनुसार ही ईंधन भरवाना शुरू कर दिया है। आम नागरिकों का कहना है कि महंगाई से घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है, लेकिन देश हित में लिए गए फैसलों का वो समर्थन करेंगे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा ने। फिर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में तनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप वाहनों का कम इस्तेमाल करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। मैं इस समय मौजूद हूँ लालबाग के एक पेट्रोल पंप पर और बात करना चाहेंगे यहाँ पर। सर, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ रहे हैं, उसको आप किस तरह से लेंगे? ठीक है, मतलब जैसा सरकार कह रही है वैसा करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई और हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। जेब पे तो असर पड़ रहा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर तो हम लोग का कोई वो नहीं है जोर।
पहले पेट्रोल कितने का डलवाते थे, अब कितने का डलवा रहे हैं? शायद 4 रुपये महंगा हुआ है, 3 रुपये। पहले 93 का था, 94 का, अब हो गया है 97 का, 98 का। तो चार और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये भैया आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? क्या कर सकते हैं सर, जो सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार की तरफ से जो हुआ है मांग है तो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। बजट से तो बाहर है ना, बजट तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें भैया, सब जो सरकार जो चाहेगी वही होगा ना, हम लोगों के हाथ में तो है नहीं। पहले पेट्रोल कितने का बाइक में डलवाते थे, अब कितना डलवाते हैं? पहले हम जो तो ज़्यादा हम दबाते नहीं, हमारा जो है ज़्यादा जो है वैसे कि 100-200 रुपये तक अब इतनी डलाते हैं हम, और जितना रेंज के हिसाब से अपनी, उससे ज़्यादा हमारा जो खपत नहीं है उसकी। ज़्यादा लंबा हम ज़्यादा चलाते नहीं गाड़ी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया बुलेट से चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए सर, डीजल प्रॉब्लम जो है ग्लोबली यही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बड़ा है कभी ना कभी कम भी हो जाएगा, जब वो ना होगा और क्या। पहले भी हुआ है, बड़ा है कम हुआ है। क्या मोदी जी के साथ हैं जो अपील की थी? वो मोदी जी के हम देश के साथ हैं, मोदी जी वाला कोई नहीं। जहाँ वो गलत हैं उनके गलत में पूरी तरह से हस्तक्षेप है हमारा, और कोई दिक्कत नहीं है हमें इस फिलहाल इससे। रेट बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। देखिए, तमाम सारे जो यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। फिलहाल फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन अब वो कर भी तो क्या सकते हैं। वीडियो हरी साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में 33 वर्षीय दीपिका नागर की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि दीपिका को लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण उसकी जान गई है। वहीं ससुराल पक्ष ने इस घटना को हादसा बताया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। हमें मतलब न्याय चाहिए, योगी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है। रोता बिलखता ये परिवार अपनी मृतक बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, जिसकी दहेज के दानवों ने जान ले ली। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली 24 साल की दीपिका नागर की मौत हो गई है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दीपिका की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ ही समय बाद दीपिका के पति और ससुर ने 51 लाख रुपए नगद और एक फॉर्च्यूनर कार लाने का लगातार दबाव बनाया, जिसकी वजह से ससुराल वालों ने दीपिका को मानसिक और शारीरिक रूप से बेरहमी से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे उसका जीना दूभर हो गया था और इस प्रताड़ना का अंत दीपिका की खौफनाक मौत के साथ हुआ। हालांकि ससुराल पक्ष ने दावा किया है कि दीपिका की मौत छत से गिरने से हुई है। उसकी मौत से पूरा गांव स्तब्ध है। वहीं अब परिजनों ने प्रदेश की योगी सरकार से इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग रखी है। मेरी पंजाब ने लिया, मेरी गजबन बेटी मो कद मिलेगी तो मेरी लड्डू मोते कुछ तो कह दे तो ओ मेरे लाड मेरे लड्डू। परसों रात 1 बजे जानकारी मिली है, 1 बजे फोन आया कि आपकी बिटिया छत से गिर गई है। ये नहीं बताया कि कैसे गिरी है, क्या हुआ। हमने ये भी पूछा कि हमारी बिटिया कैसे गिर गई, बाथरूम पे, कुछ नहीं बताया। हमारी बिटिया को 8 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे उन्हें हमारी बिटिया को मारा, हमें भी ऐसा ही इंसाफ मिलना चाहिए। हमें लड़का का एनकाउंटर चाहिए, हमें अपनी बिटिया का इंसाफ चाहिए। क्या कर रही है योगी सरकार? हमारी बेटी गई है, हमें मतलब न्याय चाहिए। योगी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश है, योगी जी आप न्यायमूर्ति हो और ऐसे आदमियों को मतलब रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग इतने दुखी हैं, मतलब इतनी प्यारी बेटी, इतनी सुंदर बेटी हमारी, और हमारे मतलब जिंदगी से चली गई है। पुलिस की कार्रवाई देखो अभी वो कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम पूरी तरीके से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है।
अभी उन्होंने दो गिरफ्तारी करी है, वो नॉर्मल तरीके से, ना कोई रिमांड करा, ना कुछ पूछा उनसे, ना उन्होंने कुछ बताया कि भाई हमने किस तरीके से उसको मारा पीटा है। हालांकि मृतका दीपिका की बहन सारिका ने दावा किया है कि उसकी बहन ने 2 दिन पहले उससे बात की थी और बातचीत के दौरान बताया था कि ससुराल वाले दहेज को लेकर बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे कल रात 2 बजे पता चली। इससे पहले बात हुई थी आपसी? मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी। वो कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ सारिका। सही करके बता बेटा। कभी इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ को जानकारी नहीं? वो लोग दहेज की डिमांड करते थे। मुझे मेरी बहन के बदले उनका ही चाहिए। मेरी बहन चली गई, मुझे मेरे बहन के लिए न्याय चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है, किसी भी बेटी के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी उनसे कि अगर उन्हें हमारी बेटी पसंद नहीं थी तो एक बार वो यहाँ फोन करके कह देते, ये अपनी बेटी को ले आते। एक माँ बाप अपनी बेटी को 25 साल तक 20 साल तक पाल सकता है तो वो आगे भी पाल सकता है, उसमें इतनी हिम्मत होती है, लेकिन किसी भी बेटी के साथ इस तरह से नहीं। और मैं आदरणीय अपने मुख्यमंत्री से यही निमन निवेदन करूंगी कि इस दहेज प्रथा को खत्म करा जाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुख्य आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दीपिका नागर मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है, लेकिन दीपिका के मामले ने यह साबित कर दिया है कि समाज में आज भी दहेज प्रथा बेटियों के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भारत नक्सलवाद मुक्त है वाले बयान पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जारी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि यदि वास्तव में नक्सलवाद समाप्त हो गया है तो कांग्रेस सरकारों के दौरान किए गए प्रयासों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी उस दर्दनाक घटना को नहीं भूल सकती जिसमें 46 लोग जो है वो शहीद हुए थे। अपने आगे कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी सरकारों का योगदान रहा है। और क्या कुछ कहा, चले आपको सुनाते हैं। जा रहा है महिलाओं अगर मुक्त हो गया है तो इसमें कांग्रेस सरकार की देन की भी इनको बात करनी चाहिए। झीरमा घाटी में जिस तरीके से हमारे 46 लोग शहीद हुए थे उनको भी इन्हें याद करना चाहिए। ये एक निरंतर हमारे सैन्य बलों का, हमारे सुरक्षा बलों का, हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस का कमाल है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय गृह मंत्री स्वयं न लें तो बेहतर है, और गृह मंत्री को श्रेय लेना है तो फिर मणिपुर का जरूर लें, जहां पर लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को नग्न करके परेड किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। अगर नक्सल मुक्त का आप श्रेय लेना चाहते हैं तो मणिपुर का भी श्रेय लीजिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दिए गए बयान पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आस्था का पालन इस तरह होना चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा ना हो। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। और हर धर्म का मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सभी को धार्मिक आजादी है और वो जैसा उचित समझे, जो किसी के लिए असुविधा कारक न हो, दोनों के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए और हर धर्म का आदर किया जाना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नीट पेपर सिर्फ लीक नहीं हुआ बल्कि युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया है। अजय कुमार लल्लू ने दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में खासकर नीट से जुड़े करीब 89 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों का भी जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों को संरक्षण दे रही है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई है और सवाल किया कि आखिर वो कब जिम्मेदारी लेंगे। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, नौजवानों के भविष्य को लूटने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। 8 साल
89 पेपर लीक और खासकर नीट, पिछले समय भी बिहार में भी और आज फिर इस देश में राजस्थान और अन्य प्रदेशों में पेपर लीक होना इस बात का संकेत है कि बीजेपी सरकार उन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, पेपर लीक करने वालों को संरक्षण दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान आखिर इस्तीफा कब देंगे, देश जाने। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ सहायक शिक्षक पंकज ने बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक समायोजन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि पूरी प्रक्रिया में अनियमितताएं की जा रही है। शिक्षक पंकज का कहना है कि अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद वरिष्ठ शिक्षकों के बजाय जूनियर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इसी मामले को लेकर उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को एक लिखित शिकायत सौंपी है और जांच की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।